हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम पढ़े थे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और उसके अंदर हम उसमें लास्ट सेल पढ़े थे। सेल के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग। इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग, या इसको हम कह सकते हैं और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटा क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर हीटिंग इफेक्ट, बंद करेंगे, पहले पावर की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर कई होती है। यहाँ पे पावर सप्लाई अलग होती है, पावर कंज्यूम अलग होती है, पावर रेटेड अलग होती है। ठीक है, तो हर एक पावर के बारे में डिटेल से पढ़े पहले कि पावर क्या चीज है, तभी इनके न्यूमेरिकल्स, इनके क्वेश्चंस निकल पाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे कि पावर का मतलब क्या है। यहाँ पावर सप्लाई की जा रही है, कि पावर कंज्यूम हो रही है, या पावर रेटेड है। तो हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले पावर सप्लाई की बात करते हैं। पावर सप्लाइड होती है बेटा P, एंड पावर आपको पता है रेट ऑफ वर्क डन होती है, रेट ऑफ वर्क डन। तो पावर जो हमारे पास सप्लाई, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। किसका वर्क हो रहा है? पावर सप्लाई का मतलब पावर मींस करंट, किसी भी सर्किट के अंदर करंट सप्लाई हो रहा है। अब वो करंट सप्लाई, करंट किसके कारण फ्लो होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मींस चार्ज के फ्लो होने से। मींस चार्ज को फ्लो करवाना या फ्लो करवाने में जो वर्क किया जाता है, रेट ऑफ वर्क डन, वो उसकी क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। तो पावर जो हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा रेट ऑफ वर्क डन dW/dt। और वर्क डन किसका वर्क किया जा रहा है? चार्ज को ट्रांसफर करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। और किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करना हो, डिस्प्लेस करना हो, तो वो वर्क क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये हम शुरू से पढ़ते हैं पोटेंशियल के चैप्टर से। तो d/dt वर्क हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दो पॉइंट के बीच का कांस्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो डिफरेंस तो जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब हमारे पास कोई भी कंडक्टर हो गया, इस कंडक्टर के अक्रॉस ये हमने बैटरी दे दी, तो इसकी बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी एक ही रहनी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, तो V इंटू हो जाएगा dQ/dt, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो जो पावर आ जाएगा बेटा, वो पावर आ जाएगा V इंटू I। ये होती है पावर सप्लाई। मीन्स पावर सप्लाई इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स एंड द करंट। जो करंट सप्लाई हो रहा है किसी भी वायर में, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है पावर सप्लाई। ये याद रखना बात ये। और ये दोनों, और अगर पावर कांस्टेंट है, यानी कि पावर जो सप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, इसका मतलब वोल्टेज इज इनवर्स टू करंट। ये हमें पता होगा, ये आगे पढ़ेंगे हम जब ट्रांसफॉर्मर आएगा तो। फॉर द सेम पावर, ये याद रखना बात। अगर पावर कांस्टेंट हुई तो यहाँ पे वोल्टेज जो होगा वो करंट से क्या होगा? इनवर्स। समझ गए? ये हमारे पास पावर सप्लाई होती है। जो फोर्थ यूनिट जो ट्रांसफॉर्मर होता है, जैसे जो आपने पढ़ी होगी, जो वायर लाइन होती है जिसमें 1 लाख वोल्टेज हाई, वो जो टेंशन वायर होते हैं उनमें 1 लाख वोल्टेज सप्लाई होती है। तो क्यों आपसे पूछा जाता है, बताओ उनमें हाई वोल्टेज की ट्रांसफर क्यों की जाती है, स्मॉल वोल्टेज क्यों ट्रांसफर नहीं की जाती, बल्कि घरों में हम जो यूज करते हैं 220 वोल्ट होती है। तो कम वोल्टेज ही सप्लाई करें ताकि हमारे घर में उतनी आ जाए। क्यों बीच बीच में ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, इसको वोल्टेज को स्टेप डाउन करके हम लाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो रीजन हमारा आपके सामने है। क्या रीजन है? कि अगर हाई वोल्टेज हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वहां सर्किट में जो या वायर में जो करंट आएगा वो कम आएगा। जितना कम करंट आएगा उस वायर के अंदर, तो क्या होगा, वह पावर लॉस कम से कम होगा। पावर लॉस, वो पावर लॉस है, दिस इज पावर सप्लाई है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई वो किसके इक्वल होगी बेटा, रेट ऑफ वर्क डन। ये याद रखना, पावर सप्लाई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाइड करेंगे एंड करंट इन द सर्किट या इन द वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये है पावर सप्लाई, याद रखना बेटा पावर सप्लाई का। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आती है, नोट करते जाना सब बातें भाई यहाँ पे। उसके बाद आती है, ये तो होगी पावर सप्लाई नंबर 1। नंबर 2 पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम बाय द लोड रेजिस्टेंस, बाय द बल्ब हो सकता है, बल्ब को ही लोड रेजिस्टेंस बोला है, पंखे को लोड रेजिस्टेंस, लोड इसको अकेला लोड कह सकते हैं, LOAD, पावर कंज्यूम बाय ए लोड, बाय ए लोड। यानी क्या है ये बल्ब भी हो सकता है, दैट इज बल्ब, फैन एंड एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी अगर हमारे पास एक क्या है डिवाइस है, उस डिवाइस में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, वो पावर कंज्यूम होती है बेटा I²R, I²R। हम यहाँ पे V के जगह क्या रखते हैं, IR, क्योंकि पावर कंज्यूम किस में होती है, ओनली रेजिस्टेंस में। जिस भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगा पावर कंज्यूम नहीं होगी। तो यहाँ पे V के जगह मैंने पुट कर दिया IR, तो I इंटू I क्या बनेगा, I², तो पावर कंज्यूम होती है I²R। ठीक है, तो दिस इज पावर सप्लाइड, दिस इज पावर कंज्यूम। ठीक है, या ये कह सकते हैं पावर कंज्यूम या पावर डिलीवर्ड टू आर, हम इसको ये भी कह सकते हैं, और पावर डिलीवर्ड टू लोड, पावर डिलीवर्ड टू लोड, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और होती है पावर रेटेड, पावर रेटेड। हम इसको पहले बार पावर कंज्यूम को एक बार और आगे केस कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले आपने देखा पावर सप्लाइड क्या है, पावर सप्लाइड हो गया वोल्टेज इनटू करंट। फिर नंबर सेकंड आपको करा रहा हूं मैं, पावर कंज्यूम बाय ए लोड, या किसको बेटा, लोड क्या है, बल्ब है या फैन है या एटसेट्रा, जिसके पावर, जिसके द्वारा पावर कंज्यूम हो रही है, ये इसको हम कह सकते हैं पावर डिलीवर्ड टू लोड, किसके कारण, बाय द सेल, ये कह सकते हैं ना, बाय द सेल, किसी भी सेल के कारण कितनी पावर डिलीवर्ड हो रही है, किसको, रेजिस्टेंस को। नोट करें और इसको हम इसके आगे और केस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, आती है इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, तो एक बार नोट करें इसके बाद। ठीक है, चलो मिटा दो। उसके बाद यानी सर्किट के अंदर हमारे पास क्या है, सर्किट में ये है कि भी हमारे पास एक है लोड रेजिस्टेंस जिसको पावर सप्लाई की जा रही है। यहाँ पे क्या है, एक सेल है जिसकी पोटेंशियल को V लिखा था हमने, और उसी में सेल में क्या हो गया, उसका खुद का भी एक रेजिस्टेंस होगा R। इस तरह से सर्किट बनी हुई है, यहां से करंट I फ्लो हो रही है सर्किट। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, IR, वोल्टेज ड्रॉप V क्या होगी, I इंटू R, और पावर कंज्यूम कितना करेगा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कितनी पावर कंज्यूम करेगा, I²R पावर कंज्यूम करेगा। और कौन दे रहा है इसको पावर, इसको पावर दे रहा है सेल, ये सेल दे रहा है, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस के V है। तो ये हमने निकाल लिया P इक्वल टू I²R। अब ये पता करना है कि बताओ उसमें करंट कितना है, करंट इन द सर्किट, तो I कितना है, वेयर I होता है टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज कितना है, V है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस है R प्लस R, R प्लस R। इस I की वैल्यू उठा के यहां रख दो, 14/3। तो पावर डिलीवर्ड या पावर कंज्यूम जो हुई वो कितनी हुई बेटा, P, दिस इज इसका स्क्वायर करोगे तो V² डिवाइड बाय R प्लस R, इसका कंबाइंड का होल स्क्वायर और इनटू R। दिस इज पावर डिलीवर्ड और पावर कंज्यूम बाय द लोड, पावर कंज्यूम किसके कारण, बाय द लोड, और किसके कारण हो रहा है, बाय द सेल।
ये जो सप्लाई की कौन कर रहा है, वो सेल कर रहा है बेटा। ठीक है, नीचे मिटा देता हूं। आइए बस में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए पावर डिलीवर्ड कितनी होगी इस सेल के कारण, तो ये होगी पावर डिलीवर्ड। दिस इज पावर डिलीवर्ड, दिस इज पावर डिलीवर्ड टू लोड बाय द सेल। ठीक है, ये बेटा। और आपसे अगर ये पूछा जाए एक केस आ जाए, स्पेशल केस जिसपे न्यूमेरिकल आता है, क्या स्पेशल केस कि ये जो पावर डिलीवर्ड है ना वो ज्यादा से ज्यादा कब होगी, पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम, यानी कि दैट इज P इज इक्वल टू P मैक्सिमम, यानी यहां से ज्यादा पावर डिलीवर्ड हो इसको, या ये कह सकते हैं ये ज्यादा से ज्यादा पावर कंज्यूम करे कब, इफ क्या कंडीशन क्या होती है, D अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, किस में कर रहा हूं, R में ना, तो D बाई डी आर ऑफ P, ये कंडीशन आपको पता था, दिखवा रखी है, प्लस से पढ़ते आ रहे हैं। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, रेट ऑफ इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन किसका, पावर का, किसके रेस्पेक्ट में, रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू क्या कर दो, 0। तो वैल्यू पुट कर दो, D अपॉन डी आर, P हमारे पास ये रहा, V स्क्वायर R ओवर R प्लस R, इसका कंप्लीट होल स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना है, 0। ये मैथमेटिक्स वाले अपना आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे, करें तो नहीं, कोई जरूर नहीं है, सीधा इसका आंसर लिखो क्या, कि ये जो आंसर आएगा यानी कि कब पावर मैक्सिमम कब होगी, तो उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखोगे, तो उसके अंदर जो डिफरेंशिएट आप करोगे तो ए क्या जाएगी, कब, जब आ जाएगा व्हेन R इज इक्वल टू R। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो अपने आप इसकी वैल्यू आ जाएगी जब R बराबर R हो, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये हमारे पास है। और ये आपको याद होगा कि हमने किया था मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल के अंदर भी, कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये था ना। तो यहां भी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल किसके इक्वल है बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, नोट करो उसको, मैं कैमरा चेक कर लेता हूं सही है नहीं, ठीक है, चलो नोट करो उसको सारे बेटे। तो आपको पता चला कि पावर डिलीवर्ड टू द लोड यानी ये मैक्सिमम कब होगी, या पावर कंज्यूम मैक्सिमम कब होगी, तो पावर कंज्यूम मैक्सिमम कब होगी, जब इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तो पावर कंज्यूम बाय द लोड या पावर डिलीवर्ड बाय द सेल मैक्सिमम होगी। ठीक है, दूसरी बात, पावर कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा होगी कितनी, मैक्सिमम पावर निकालनी है, मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, डायग्राम में बना लेना सर्किट के अंदर, ये भी बना लेना। तो पावर मैक्सिमम कितनी है, जिसमें R इक्वल टू R पुट कर दो इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो ये नीचे वहां मिटा देता हूं मैं, देखोगे तो P मैक्सिमम कितना आएगा, ये वैल्यू पुट कर देना, पुट इन 4 लिख देना यहां पे, पुट इन 4। तो P मैक्सिमम जो आ जाएगा वो कितना बन जाएगा, V स्क्वायर R, ये भी R हो गया, तो R प्लस R 2R, और 2R का स्क्वायर क्या होगा, 4R स्क्वायर, R से R क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारे पास आ गया V स्क्वायर डिवाइड बाई 4R। अगर हम निकालेंगे इसको R की, कैपिटल R की टर्म में निकालेंगे, ये होगी इक्वेशन नंबर 6, या P मैक्सिमम इज इक्वल टू, हम इस R को स्मॉल r पुट करें, इंटरनल रेजिस्टेंस की टर्म में निकालें, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर R, सेम वही बसेगा, नीचे भी कितना आएगा 4R, तो दिस इज 4R स्क्वायर, R से R कैंसिल, तो P मैक्सिमम जो आया वो कितना आएगा, V स्क्वायर बाई 4R, V स्क्वायर डिवाइड बाई 4R।
दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो पावर मैक्सिमम निकालने को मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ही बोलते हैं उसको ये भी कहते हैं बेटा। मैं ये नाम एक और याद बताया आपको नाम, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पावर डिसिपेशन, मतलब कंज्यूम किसके कारण, बाय आर, पावर डिसिपेशन, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस कितनी पावर कंज्यूम करता है, कितनी पावर डिसिपेट करता है, वो पावर है ये। और ये क्या कौन सी पावर है, मैक्सिमम पावर है, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये था बेटा पावर डिसिपेशन। उसके बाद में इसका एक ग्राफिकल वेरिएशन भी होता है, वो ग्राफिकल वेरिएशन भी बनाएंगे। देखो तो ग्राफिकल वेरिएशन कैसा है इसका बेटा, वो देखें। इधर पावर, इधर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसके साथ वेरी करेगा। इस तरह से ये ग्राफ बनेगा इसमें। ये क्या है, मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम पावर कंज्यूम्शन, पी मैक्सिमम। ये पी मैक्सिमम v²/4r भी हो सकता है, ये v²/4r भी हो सकता है। और ये कब होता है, जब यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। तो ये आएगा इसका पावर और रेजिस्टेंस का ग्राफिकल वेरिएशन, ठीक है। ठीक है, दूसरी बात मैंने इसकी जो हम कहते हैं, जो मैं करवाया सारा ये मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेट क्या है, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इस थ्योरम को हम ये कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। दिस इज कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड कर देना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मैं एक बात बार बार बोल रहा हूं, बार बार आप बोल रहे बार बार क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये चीज बेटा ऐसे ही है, आप इसको बार बार बोलो तभी बात समझ में आएगी कि क्या मतलब है। क्योंकि मैंने तीन नाम एक जैसे बताए, पावर कौन से, एक तो कंज्यूम, एक पावर हमारे पास क्या है सप्लाइड, एक हमारे पास क्या आएगा पावर रेटेड। तो इसलिए मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं। तो ये चीज क्या है, ये जो निकाल रहा हूं मैं, पावर सप्लाइड तो क्या थी, वोल्टेज इनटू करंट का प्रोडक्ट, और ये था पावर डिसिपेशन, दिस इज पावर ट्रांसफर, दिस इज पावर डिलीवर्ड। जो हम कर रहे हैं, किसको डिलीवर्ड किया जा रहा है, लोड रेजिस्टेंस को। कौन कर रहे हैं, बाय द सेल, ठीक है। तो ये सब कह रहा है पावर ट्रांसफर थ्योरम। और मैक्सिमम निकाली तो दिस इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है बेटा। तो अगर पर्टिकुलर आ जाए पेपर में कि व्हाट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो शुरू से लग जाना पावर डिसिपेट कितनी है, मैक्सिमम पावर डिसिपेट कब होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाए। क्लियर, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट मिटा दे। उसके बाद होती है पावर रेटेड। नंबर 2 तो मेरे से है ना, पीछे देख लेना। नंबर 3 पावर रेटेड। पावर रेटेड का मतलब होता है किसी भी एक डिवाइस के ऊपर, आप चेक करना अपने आप, किसी भी डिवाइस के ऊपर पंखा लेके आओ या बल्ब लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, उस पर उसकी पावर लिखी होती है, पावर रेटेड। ये एलईडी है 9 वाट की, ये 5 वाट की, ये 10 वाट की, ये जो पंखा है 60 वाट का है, 17 वाट का है। उनके ऊपर जो पावर लिखी होती है ना, रेटेड बोलते उसको हम, दिस इज पावर रेटेड, ठीक है। तो जो पावर उन सभी डिवाइसेस के ऊपर, अप्लायंसेस के ऊपर कंपनी लिख के भेजती है, वो पावर रेटेड होती है उसकी। तो वो पावर रेटेड को हम कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू P इक्वल टू V² बाई R से होगा फॉर्मूला। P वही बेटा सेम
होगा वही V इक्वल टू आई आर। आपको सब होगा सर बन गया फॉर्मूला वही बनेगा। V की जगह आई आर पुट करोगे तो P की जगह V इंटू आई बनेगा तो वही। लेकिन ये फॉर्मूले हर जो हमारे पास जो आती है सिचुएशन, उस सिचुएशन में हर टाइम में अलग अलग होता है। तो पावर रेटेड निकालेंगे तो ये यूज करेंगे, पावर सप्लाई होगा तो वो यूज करेंगे, हर चीज के लिए अलग अलग होते हैं बेटा ये। तो दिस इज पावर रेटेड, ठीक है। अब आप देखोगे भाई किसकी पावर ज्यादा होती है। भाई हम देखे हम बल्ब लेके आए, एलईडी लेके आए, चेक करना है, बताओ कि किसका रेजिस्टेंस कम है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसकी पावर ये, इसकी पावर ये है। तो कैसे चेक करेंगे वो देखो बेटा। तो यहाँ पे हमारे घर के अंदर जितने भी अप्लायंस आप जोड़ोगे, बल्ब जोड़ो, पंखा, फ्रिज, हीटर, कुछ भी लगाओगे, सभी के सभी अप्लायंसेस पैरेलल में जुड़े होते हैं। पता हो आपको, सभी के सभी अप्लायंस पैरेलल में जुड़े होते हैं। तो पैरेलल में जुड़ा होता है तो पैरेलल का मतलब अगर घर में हमारे 220 वोल्ट अगर आ रखी है तो हर एक इंस्ट्रूमेंट को, हर एक अप्लायंस पे 220 वोल्टेज ही जाएगी, ठीक है। तो 220 वोल्ट उसके अंदर जाएगी। इसका मतलब सभी के अप्लायंसेस के अंदर, यानी पर्टिकुलर सभी अप्लायंस में 220 वोल्ट आ रही है। इसका मतलब V सबका सेम हो गया, V सबका सेम हो गया। इन होम ये कह सकते हैं, एट होम इन होम वोल्टेज होती है, वोल्टेज सप्लाई टू ईच इंस्ट्रूमेंट या अप्लायंसेस कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज सेम, वो सेम होती है बेटा, ठीक है। और अगर वो सेम हुई तो हमारे पास जो पावर है यानी V सेम होगी, तो देन हमारे पास क्या आएगा बेटा, P जो आएगा वो इनवर्स टू R होगा बेटा। और जो हमारे पास जो कंपनी वाले बना के देते हैं वो इसी बिहाफ पे बना के देते हैं कि हर घर में जो सप्लाई होती है वो पैरेलल में ही जुड़ी होती है, तो उसी के बिहाफ पे ही उसकी पावर रेटेड होती है हमेशा। तो ये याद रखना। अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, कोई न्यूमेरिकल आ जाए और आपको ये चेक करना है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है किसका रेजिस्टेंस कम, तो आप इसे चेक कर सकते हो। तो पावर रेटेड जिसकी ज्यादा होगी हम ये कह सकते हैं द अप्लायंस, इट मींस the appliance which have more power, less resistance, having less resistance, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, एंड वाइस वर्सा। जिस भी अप्लायंस की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये याद रखना हमेशा। जैसे हमारे पास कोई भी, जैसे हम कोई बल्ब लेके आओगे, एक एलईडी 20 वाट की, एक 5 वाट की है, तो 20 वाट वाले बल्ब की पावर ज्यादा है, 20 वाट ज्यादा है वो, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, लेस रेजिस्टेंस, ठीक है। और उल्टा चेक करना, उल्टा भी कर सकते हो, जिसका रेजिस्टेंस कम है तो उसकी पावर ज्यादा होगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पावर रेटेड, जैसे इस पर न्यूमेरिकल आ जाए आपके पास क्या कि भी बताओ हमारे पास क्या कर, मम्मी बोल दिया चाहे नहीं, चलो आ रहा हूं थोड़ी देर में। तो आपको बता दें बेटा, मोर पावर हो गया, ये की बात होगी इसकी। तो अगर हमारे इस पर न्यूमेरिकल आ जाए, आपको रेजिस्टेंस निकालना है किसी भी सर्किट का, आपको क्या दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, V दे रखा है, पावर दे रखा है, तो बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप इसको यूज करोगे, किसी भी अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप इसका यूज करोगे, इस फॉर्मूले का, ठीक है। तो ये बात याद रखना सभी अच्छे से। तो दिस इज कॉल्ड पावर रेटेड। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आता है बेटा क्या हमारे पास,
हीटिंग इफेक्ट, जूस ने दिया था तो जूल के नाम से लिख दो उसको, जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, बीच में चलो पावर की यूनिट रहेगी, चलो कोई बात इसके बाद कर लेंगे। पावर की यूनिट आपको पता है वैसे वो वाट होती है। जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या बात कहते हैं बेटा, ये आप कहते हैं हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, पहले तो हीट होता ही क्यों है, कॉज ऑफ हीटिंग, चलो बाद में बताएंगे। पहले इसका हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है बेटा, वो ये कहता है इफ एक करंट, किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट प्रोड्यूस्ड जो होगी बेटा, हीट प्रोड्यूस्ड, दिस इज Q, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जब तक टाइम फ्लो करेगा, यानी टाइम फ्लो नहीं, जब तक जितना ज्यादा टाइम चलता रहेगा, जितने टाइम तक करंट फ्लो करता रहेगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। सर्किट में जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस सर्किट में उतनी ज्यादा हीट, जितना ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा हीट। ये है, इन सभी को करो कंबाइन, इन सभी को कंबाइन करोगे तो हीट जो आ जाएगी Q, वो आ जाएगा, इनको हटाओगे कांस्टेंट टर्म का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू सीधा सा आ जाएगा I स्क्वायर RT। दिस इज कॉल्ड हीट, हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब इसे हीट को हम और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर के टर्म में भी कर सकते हैं, और देखो क्या क्या कर सकते हैं, मैं इसको ये कह सकता हूं ना, मैं इसको I इंटू R इंटू I इंटू T कह सकता हूं ना। I इंटू R क्या हो जाएगा, V होता है, तो ये बन जाएगा V और इंटू I और इंटू T, और V इंटू I क्या होती है, पावर सप्लाई, तो ये आ जाएगा Q इक्वल टू P इंटू T, यानी कि पावर की टर्म में भी निकाल दिया। वोल्टेज की टर्म में अगर निकालें तो मैं क्या करूं, वोल्टेज की टर्म में अगर निकालूंगा तो I की जगह V बाई R पुट कर दो, इक्वेशन आ गई नंबर 5। उसके बाद एक और निकाल दो, पुट I इज इक्वल टू V बाई R, इसके जगह V बाई R पुट करेंगे तो Q कितना आ जाएगा, V स्क्वायर बाई R, एक R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर बाई R इंटू T, किसमें बेटा, इन 4, इन इक्वेशन नंबर 4, ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। ये है जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपको पता होगा हीटर जो होता है, हीटर या रोड जो भी है, उन सभी की पावर भी ज्यादा होती है, उन सभी का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, वो सारे हीटिंग एलिमेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट होते हैं, वो हीटिंग एलिमेंट होते हैं। तो वो हीटिंग एलिमेंट है तो उनका रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, उतने ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, हीटर वायर है, उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा मिलेगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो भी एक हीटिंग एलिमेंट है, बल्ब होता है, बल्ब के अंदर वायर होता है टंगस्टन वायर, उस टंगस्टन वायर का भी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट वायर में ज्यादा, उस पर्टिकुलर टंगस्टन वायर में ज्यादा आएगी। जो हमारा वायर, जो ये सॉकेट है, सॉकेट से लेकर वायर जुड़ा होता है बल्ब तक, वो जो वायर होता है वो कॉपर का होता है। क्वेश्चन आता है कई बार ये कि जो वायर होता है वो कॉपर का, यानी कि जो भी कनेक्टिंग वायर है, वो कनेक्टिंग वायर तो बर्न नहीं होता, वो हीटिंग नहीं होता। जितना ज्यादा बल्ब के अंदर जो वायर होता है टंगस्टन वायर, वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है, बल्कि जो वायर में और उस बल्ब में वोल्टेज तो एक ही जा रही है, सेम वोल्टेज है, तो सेम वोल्टेज पे वो बल्ब ही ज्यादा ब्राइटनेस क्यों दे रहा है, बल्ब का वायर ही ज्यादा क्यों जल रहा है, वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं। तो अब सीधे इसका क्या दोगे आंसर कि जो हमारा कनेक्टिंग वायर होता है, कनेक्टिंग वायर, वो कनेक्टिंग वायर कॉपर वायर होता है, और कॉपर वायर बेस्ट कंडक्टर में उसका रेजिस्टेंस कम होगा कंपेयर टू हमारा कौन, वो बल्ब है। उस बल्ब का वायर का रेजिस्टेंस, टंगस्टन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर, तो ये आपके सामने हीटिंग के लिए क्लियर बेटा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं,
ये दिखवाई नहीं जाती है, चीजों को याद रखना। ये आप इसको अपने जो मैंने बात बताई है टंगस्टन वायर की और ये जो हीटिंग एलिमेंट की, ये बात लिख सकते हो नीचे स्टार में लिख के इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं एक ही नंबर के वो ज्यादा आने लगे हैं, अब ज्यादा आते हैं पहले के कंपेयर में। कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर होते हैं तो उनको कॉन्सेप्ट बेस्ड को अच्छे से याद करें, ठीक है। तो दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलो इसके बाद इसके यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा दें। चलो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसा यूनिट तो जूल ही होती है, क्या होती है? जूल। और प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? घर के अंदर हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है तो हम ये थोड़ी कहेंगे भाई हमारे घर के अंदर जो एनर्जी कंज्यूम हुई 2 जूल हुई है, 4 जूल हुई है, 5 जूल हुई है, नहीं। वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी मेजर करने वाला डिवाइस है हमारे घर के अंदर वो है मीटर। वो मीटर बताता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो वो एनर्जी कंज्यूम के जूल में थोड़ी दिखाता है, आपने नोट किया होगा, वो जूल में नहीं दिखाता है, वो किस में दिखाता है? यूनिट में दिखाता है कि आज 5 यूनिट खर्च हुई है, आज 7 यूनिट खर्च हुई है। तो वो यूनिट क्या है, किसके इक्वल है? वो यूनिट हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं, प्रैक्टिकल यूनिट होती है। तो प्रैक्टिकल मींस रियल में जो हम बताते हैं, हमारा जो मीटर जो बताता है वो चीज। तो प्रैक्टिकल यूनिट होती है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के इक्वल होता है। किलोवाट आवर को यूनिट कह सकते हैं, यूनिट, ठीक है। KWH यानी 1 KWH is equal to 1 यूनिट। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कितनी क्या होती है बेटा? किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर कितना जूल को रिलेशन आपसे पूछ ले, ये यूनिट होगी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, इसको किलोवाट को वाट में चेंज करोगे तो 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000 वाट, है ना, 1000 वाट। मल्टीप्लाई बाय 1 आवर में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड। तो ये कितना बन जाएगा? 3600 सेकेंड। तो ये बन जाएगा बेटा 3.6 एंड 10 टू पावर 3 होती 6, 10 टू पावर 6 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड होता है जूल। तो 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट 3.6 10 टू पावर 6 जूल के इक्वल होती है। तो आपसे कोई पूछ रहे बताओ 1 यूनिट जो होती है उसको डिफाइन करो। 1 यूनिट क्या होती है उसको डिफाइन करो। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होगा? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ये भी कह सकते हैं ना। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, है ना। तो डिफाइन क्या होगी? डेफिनेट, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी 1 यूनिट की? कि इफ द अप्लायंसेस, टोटल अप्लायंसेस ऑफ 1 किलोवाट, जिनकी पावर क्या है? ऑफ पावर 1 किलोवाट आर रनिंग, चल रहे हैं, कब टू, अप टू कितने टाइम तक? अप टू 1 आवर। तो टोटल जो यूनिट्स यानी कि टोटल जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी होगी? 1 यूनिट। टोटल एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू 1 यूनिट इफ द टोटल पावर या अप्लायंसेस ऑफ टोटल पावर 1 किलोवाट आर रनिंग फॉर 1 आवर। अगर कोई भी हमारे पास अप्लायंसेस जो टोटल हमारे पास 1 किलोवाट के हो, अगर 1 घंटे तक चलाए जाएं तो 1 यूनिट खर्च होगी, 1 यूनिट खर्च होगी, ठीक है। तो ये होती है 1 यूनिट की डेफिनेशन। तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट। अच्छा एक बात और, बात आती है हीटिंग इफेक्ट होता ही क्यों है? कोज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इसको नोट करो पहले एक बार। कोज ऑफ हीटिंग इफेक्ट पता था वैसे मेरे ख्याल आपको, यानी जिसके कारण सर्किट में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसी के कारण हीटिंग इफेक्ट भी होता है। और क्या क्या
cause of heating effect, cause of heating effect। क्या बेटा पढ़ा तो था हमने, when a potential difference is applied through a conductor क्या सेटअप हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको मूव करवाएगी। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देख सकते हो, द इलेक्ट्रॉन्स are experiences a force due to electric field and they move, वो मूव करेंगे एंड कोलाइड और टकराएंगे किसके साथ बेटा, विद आयंस एंड एटम्स, उनके साथ। मीन्स उनके पास एनर्जी थी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, और वो अपनी एनर्जी किनको ट्रांसफर कर देंगे, उन आयंस को। दे ट्रांसफर्ड देयर एनर्जीज किसको बेटा, टू आयंस और एटम्स and this energy appears in form of heat, इस कारण हीट प्रोड्यूस होता है सर्किट के अंदर। इन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू एक बैटरी अगर जोड़ दोगे, यानी कि अगर सोर्स एक जोड़ दोगे, तो सोर्स लगाने से क्या होगा, उस सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होने के कारण सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगा, फोर्स। फोर्स क्या होता है, इक्वल टू क्यूई। तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिसके कारण हमारे पास वो क्या करेंगे, मूव करेंगे तो आपस में कोलाइड करेंगे, आयंस के साथ भी करेंगे, एटम्स के साथ भी करेंगे। तो अपनी एनर्जी वो ट्रांसफर कर देंगे उन एटम्स को और आयंस को। इसका मतलब वहां पे क्या हुआ, वहां वो जो एनर्जी उसने क्या की, ट्रांसफर की है, वो एनर्जी हमारे पास किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये होता है कॉज किसका बेटा, हीट का, कि क्यों हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी वायर में अगर उसमें करंट फ्लो करेगा तो। ठीक है बेटा, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड पावर्स। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम, न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए खुश रहो, बाय।